जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चंपारण शिक्षा केंद्र पे स्वागत है आपका। आज मैंने बोला था कि आपके लिए जुनून बीपीएससी नाम से आप एक सीरीज आएगा जिसका कि आज पहला सेट है। इस तरह का आपको इस चैनल पे 40 सेट मिलेंगे जहां से 67वीं बीपीएससी में निश्चित रूप से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए हम शुरू करते हैं बिना वक्त लिए। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। ये बौद्ध संगीत जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इससे प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसका जो सही जवाब है वह है राजगीर। आइए हम प्रमुख बौद्ध संगीतियों को देखते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी यह 483 ईस्वी पूर्व हुई थी राजगीर में, और महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। उस समय अजातशत्रु का शासन था। द्वितीय जो है यह 383 ईस्वी पूर्व यानी 100 साल बाद, और यह वैशाली में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे सबका मीर, और शासन जो था कालाशोक का था उस समय। हमारा तृतीय जो बौद्ध संगीत था यह 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में। मोगलीपुत्र टिस जो थे इसके अध्यक्ष थे, और अशोक का शासनकाल था। और चतुर्थ जो था यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और शासन था कनिष्क का। तो इतना। तो हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो आप इसका आंसर जो सही होगा वह होगा मौर्य। हम जानते हैं कि घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की सहायता से मौर्य वंश का स्थापना किया था। देखिए थोड़ा सीक्वेंस याद रखिए। सबसे पहले जो है हर्यक वंश था मगध पे, जिसका कि संस्थापक बिंबिसार था। उसके बाद शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक कौन था, शिशुनाग। फिर नंद वंश आया, नंद वंश का महापद्मानंद, और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो सीक्वेंस है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गहरवाल शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की चर्चा एक अभिलेख से मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है। गहरवाल शासक जो थे उनके द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की चर्चा मिली है। ये तुरुस्क दंड जो है एक तरह का कर होता था, टैक्स। तो याद रखेंगे तुरुस्क दंड क्या होता है, टैक्स, एक तरह का टैक्स था। तो इसका जो आपको मिला है ये आपको मिला है बिहार में मुंगेर से। बिहार में देखिए कुछ जानते हैं हम। ये जो गहरवाल वंश है जिसको कि काशी नरेश भी बोलते थे, ये लोग 1080 के आसपास में शासन किए थे, और इसका जो संस्थापक था वो चंद्रदेव था। याद रखें गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, और उसका जो सबसे प्रतापी राजा था वह था गोविंद चंद्र, क्योंकि इसने ही पालों से मगध को जीत लिया था। उस समय हम जानते हैं कि ये मगध पे पाल वंश का शासन हो गया था। तो ये जो गहरवाल वंश का गोविंद चंद्र था इसने पालों से मगध को जीता था, और गहरवाल वंश का अंतिम जो शासक था वह था जयचंद। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। मखदूम याहना मनेरी किस सिलसिले के सूफी संत थे। ये सूफी संत वाला जो बिहार से रिलेटेड है, यह बीपीएससी में देखने को मिला है वक्त वक्त पे, तो इसको आप ध्यान जरूर रखेंगे। तो मखदूम याहना मनेरी जो थे यह आपका फिरदौसी के थे। याहना मनेरी जो थे ये फिरदौसी सिलसिले के थे, और जो चिश्ती सिलसिले के सूफी कौन थे, सबसे पहले आने वाले। याद रखेंगे चिश्ती सिलसिले सबसे पहले आने वाले थे। और दरियापंथ संप्रदाय के जो संस्थापक थे ये संत कवि दरिया थे, जिनका कि जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था, और रोहतास के निकट उनका धरकंधा गांव था। पांचवा प्रश्न हमारा है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उद्वंत प्रकाश, मौली कवि, बोधराज, परमल, विद्यापति। तो उद्वंत प्रकाश जो है इसके लेखक मौली कवि हैं। इसके लेखक कौन है, मौली कवि। देखिए छठा प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और महोपनिषद।
तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते हमारा लिया है मुंडकोपनिषद से। तो आइए हम कुछ और भी देखते हैं, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वाहा जो गायत्री मंत्र है, यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते यह तो मैंने बताया ही कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा वसुदेव कुटुंबकः यह जो है महोपनिषद से लिया गया है। और अतिथि देवो भवः यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृदेवो भवः यह भी तैत्तिरीय उपनिषद से। और सर्वे भवन्तु सुखिना और तमसोमा ज्योतिर्गमय यह जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो गौतम बुद्ध को, 7वां प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो गौतम बुद्ध को अरुवेला जो कि बोध गया में है, ब्राह्मण मिले थे। 8वां प्रश्न हमारा है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? तो बिहार में स्थित कौन सा जनपद 8 राज्यों का संघ था? वैशाली, जिसको कि वज्जी बोलते थे, वज्जी संघ। यह 8 महाजनपदों का संघ हुआ करता था। अगला प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? हमारे ऑप्शंस है आर ब्रूसफुट, कनिंघम, मैकेंजी, विलियम जोन्स। तो ये जो है कनिंघम ने बौद्ध गया मंदिर को भी खोजा था। इसके अलावा केसरिया स्तूप, लौरिया, अरेराज, वैशाली के प्रमुख प्राचीन स्थल भी खोजा था। ये जो लौरिया अरेराज है ये चंपारण जिला में पड़ता है। और वैशाली के प्रमुख प्राचीन स्थल खोजे थे। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त का प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। पर प्रश्न हमारा कहता है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शंस है चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, हरिब्रह्मदेव। तो हमारा जो सही जवाब है वह है चंदेश्वर। चंदेश्वर ने ही राजनीति रत्नाकर पुस्तक लिखा है। और ये चंदेश्वर जो थे यह मिथिला के राजा के मंत्री थे और इन्होंने अपना रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य ब्राह्मण नीति का आधार मंडल सिद्धांत का बताया है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? बराबर का जो गुफा है उसका उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? हमारे ऑप्शन है आजीवकों, जैनों, तांत्रिकों, थारुओं। तो बराबर की गुफाओं का जो है आजीवकों ने किया है। बराबर की गुफा, ये जो बराबर की गुफाएं हैं यह जहानाबाद जिले में गया से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल है, लोमस ऋषि, विष्णु झोपड़ी, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये जो गुफा है ये मौर्य वंश द्वारा बनाया गया था, जो कि बुद्ध और जैन को मानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इस गुफा को जो है आजीवक संप्रदाय को दिया था। जिस प्रकार जैन धर्म बौद्ध धर्म है, उसी तरह एक और धर्म था जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मौखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखली गोसाल। 12 नंबर प्रश्न कहता है, तारीखे शेरशाही के रचनाकार कौन है? तारीखे शेरशाही के रचनाकार कौन है? हमारे जो ऑप्शंस है वो हैं हुसैन सलीम, अब्बास सारवानी, शेख कबीर, इख्तिसान देहलवी। तो तारीखे शेरशाही जो थे इसका रचना जो किए थे अब्बास सारवानी ने किया था। अब्बास सारवानी ने किया था, ध्यान रखेंगे आप इसको। अब हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन सब का भी नाम है तो इनके द्वारा लिखा हुआ भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका हुसैन सलीम, इन्होंने रियाज उस लातीन लिखा था। हुसैन सलीम ने क्या लिखा था? रियाज उस लातीन। अब्बास सारवानी तारीखे शेरशाही अभी बताया मैंने। शेख कबीर अफसानाए सहा, शेख कबीर ने क्या लिखा था? अफसानाए सहा। और इख्तिसान देहलवी के द्वारा लिखा गया था बसातिनुल उन्स। 1 से 2 बार आप रिवीजन करेंगे तो ज़रूर याद होगा और यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। देखते हैं हम अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कहता है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियान की चर्चा है? प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियान की चर्चा है?
तो प्रयाग प्रशस्ति जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, अशोक और समुद्रगुप्त, इसमें से जो आपका है समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? हमारे ऑप्शन है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त। तो मगध पर जो आक्रमण हुआ था मिहिर कुल का, वो नरसिंहगुप्त के वक्त में हुआ था। किसके वक्त में? नरसिंहगुप्त के वक्त में। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे महावीर के गुरु, बुद्ध के गुरु, बुद्ध के शिष्य, सूफी संत। अलार कलाम जो थे यह बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु। अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे, जिनसे बुद्ध ने सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। यह भी पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से किस चीज़ की शिक्षा ली थी? तो महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। 16 नंबर प्रश्न देखिए, शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? हमारे ऑप्शंस है सुबुद्ध, वसुमित्र, नागार्जुन, महावीर स्वामी। तो ये जो शून्यता का सिद्धांत था यह नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। शून्यता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? नागार्जुन के द्वारा। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, वह स्तूप जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं है? सारनाथ है, कुशीनारा है, सांची स्तूप। इसमें जो है सांची स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं है। सांची स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं है। देखिए, सांची स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं है। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था और कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इतना बात आप याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, किसके शासनकाल में जैन धर्म 2 भागों में बट गया? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और कनिष्क। सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के समय में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। याद रखना है, सौ से श्वेत, सौ से स्थूलभद्र। यानी किसके नेतृत्व में श्वेतांबर बटा था? तो स्थूलभद्र और दिगंबर भद्रबाहु। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है सौ से श्वेत, सौ से स्थूलभद्र, ताकि आप भूलिएगा नहीं। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो है श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर। जैन धर्म 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न है, नंद वंश के किस शासक को एक छत्र और एक राट कहा गया है? हमारे ऑप्शंस है घनानंद, अजातशत्रु, महापद्मानंद, उदयन। तो ये जो है बहुत ही प्रतापी राजा थे नंद वंश के। नंद को जो है एक छत्र और एक राट कहा गया है, याद रखेंगे आप। नंद को कली का अंश, परशुराम अवतार और सर्वक्ष तंत्रक भी कहा गया है, तो आप याद रखेंगे इन सब चीज़ों को। अशोक का धम्म था, अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता, उपयुक्त सभी। अशोक का जो धर्म था ये क्या था? तो अशोक का जो धर्म था यह नैतिक आचार संहिता था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है कुम्हरार, पटना, राजगृह, वैशाली, मनेर। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो है अपना कुम्हरार, पटना में स्थित है, याद रखेंगे, कुम्हरार, पटना में। और यह जो राजप्रसाद है यह जो है लकड़ी का बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इसमें पिलर है, 80 पिलर है लगभग। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिले हैं। यह मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? बिंदुसार, अशोक, तीवर, चंद्रगुप्त मौर्य। था बिंदुसार के दरबार में था, यह जो था बिंदुसार के दरबार में था। और इसने जो है अशोक का भविष्य बताया था, बोला था कि अशोक जो है भविष्य में बहुत ही महान राजा बनेगा।
तो बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था। इसने भविष्यवाणी की थी कि अशोक जो है महान राजा बनेगा। 23 नंबर प्रश्न है हमारा, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ी पर गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और दशरथ। यानी कि नागार्जुन की पहाड़ी पे गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चारों नाम हम देख रहे हैं मौर्य वंश के शासकों का है। तो इसमें जो सही जवाब है वह आपका है दशरथ। दशरथ जो है इसने ही गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। और ये दशरथ कौन था? तो ये दशरथ पौत्र था अशोक का। तो गोपी गुफा का निर्माण अशोक का पौत्र दशरथ ने करवाया था और यह आजीवकों के लिए था, आजीवक संप्रदाय के लिए। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल जाता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अलावा जो मौर्य वंश वाले थे वह आजीवकों को संरक्षण देते थे, उनको भी इन्होंने संरक्षण दिया बहुत सारा, जैसे बराबर की गुफा भी दिया था और ये गोपी गुफा। 24 नंबर प्रश्न कहता है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का कौन सा एक उदाहरण नहीं है? मौर्यकालीन स्थापत्य कला का कौन सा एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफा, राजगीर का सोन भंडार। ये जो राजगीर का सोन भंडार है यह मौर्यकालीन स्थापत्य कला नहीं है। चेदी वंश या महामेघवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? चेदी वंश और महामेघवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? पुराणों से, शतपथ ब्राह्मण से, हाथी गुफा अभिलेख से, उपनिषदों से। तो चेदी वंश या जिसको महामेघवाहन वंश कहते हैं इसका जो हमको मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। इसकी जानकारी हमको हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, चेदी वंश या महामेघवाहन वंश। आइए हम देखते हैं। चेदी वंश का जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वह खारवेल था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? खारवेल था। और इसने मगध पर आक्रमण किया तथा वहां से जिन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत लाया। और यह वही मूर्ति था जिसको कि शुरुआत में महापद्मानंद जो नंद वंश का संस्थापक था कलिंग से जीतकर मगध लाया था। तो देखिए खारवेल जो है राजा बदला ले लिया, अपना मूर्ति को फिर से वापस ले गया। आइए अब हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप से कर्क, मकर तथा भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी ऐसा महाद्वीप बताना जिससे कि ये तीनों रेखाएं गुजरती है। हमारे ऑप्शंस है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो अफ्रीका है। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती है। देखिए अफ्रीका से होकर तीनों रेखा गुजरती है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पठार है और अफ्रीका में जो है सबसे ज़्यादा देश है। नील नदी भी यहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी जो झील है वो है लेक विक्टोरिया। तो याद रखेंगे लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका में है। तो इस प्रश्न से आपको इतने सारे एडिशनल जानकारी मिलती है, आप इसको ज़रूर याद रखें। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हमारे ऑप्शंस है वान झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर और ककोलत। देखिए मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो जो पानी खारा होगा, नमकीन होगा, उसको कैसे पिएंगे? पीना तो मुश्किल है, कैसे पिएंगे? तो कैसे पिएंगे से कैस्पियन याद रखेंगे। खारे पानी का झील कैस्पियन। तो हमारा आंसर हो गया कैस्पियन। और अगर बोले कि मीठे पानी का झील तो यहाँ से समझेंगे कि सुपीरियर। सूप है ना, सुपीरियर में सूप है, सूप लोग पीते हैं, तो मीठे पानी का सुपीरियर। देखिए कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, साथ ही सबसे बड़ी खारी पानी की झील भी है। सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो वान झील है वो तुर्की में स्थित है, जो विश्व की सर्वाधिक लवणीय वाली झील है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस है गोदावरी, सतलुज, रावी, महानदी। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। संबलपुर ओडिशा में महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सीमा काला सागर से नहीं लगता है? निम्नलिखित में से किसका सीमा काला सागर से नहीं लगता है? हमारे ऑप्शन से रूस, बुल्गारिया, अल्जीरिया, तुर्की। या तो हमारा जो सही जवाब है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया का सीमा जो है
नहीं लगता है काला सागर से। देखिए कुल 6 देशों की जो सीमा है काला सागर से लगती है, इसका नाम आप याद रखेंगे, रोमानिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस, बुल्गारिया और तुर्की। इन 6 देशों की सीमा काला सागर से लगती है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, आप सब इसका आंसर जानते होंगे। चिनूक जो है, चिनूक यूएसए का स्थानीय पवन है और चिनूक को हम हिमभक्षी वायु भी कहते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार जिला जिसका सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, यानी बिहार का ऐसा जिला हमको बताना है इस ऑप्शन के अनुसार से कि जिसका सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगती है। हमारे ऑप्शन है बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद। तो इसका जो सही जवाब है यह है रोहतास। रोहतास की सीमा जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। दूसरा प्रश्न हमारा है, बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया है। हम जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो बिहार से जो है 18 जिलों को हटाया गया और झारखंड बनाया गया। तो 18 जिलों को हटाकर 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ था 18 जिलों के साथ। तीसरा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। हमारे ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कैमूर। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है। इसका जो सही जवाब है यह है आपका पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में है, इसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है यह भी यहीं स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है। नालंदा के क्षेत्र, राजमहल के क्षेत्र, कैमूर के क्षेत्र, मधेपुरा के क्षेत्र। तो बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कैमूर के क्षेत्र में। याद रखेंगे, बिहार में बलथर मिट्टी कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है। हमारा पांचवा प्रश्न है, भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है। तो हम जानते हैं भीमबांध मुंगेर में स्थित है और यह जो है शुष्क पतझड़ वन है। भीमबांध मुंगेर में। हमारा छठा प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक सघन वन वाला जिला कौन है। बिहार में सर्वाधिक सघन वन वाला जिला कौन है। हमारे ऑप्शन है कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज। तो सर्वाधिक सघन पूछा है, ये वन वाला में एकदम ध्यान से देखेंगे कि पूछ क्या रहा है। जब पूछ रहा है सर्वाधिक सघन तो इसका जो जवाब है कैमूर हो जाएगा, सर्वाधिक सघन कैमूर। लेकिन अगर पूछेगा कि सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल कहाँ है, सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है वन का, तो इसका जवाब होगा रोहतास। याद रखेंगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल में रोहतास और सर्वाधिक सघन वन जो है वो है आपका कैमूर। अब हमारा सातवां प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है नार्वेस्टर, काल बैसाखी, आम्र बौछार, उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे कि नार्वेस्टर, काल बैसाखी और आम्र बौछार यह तीनों जो है, इन तीनों को ही पूर्वी भाग से आने वाले चक्रवात के नाम से जाना जाता है। बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा और कमला। तो बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है गंडक। तो ये हमारा बिहार का नक्शा है। हम जानते हैं कि बिहार में 2 तरह की नदियाँ बहती है। एक ऊपर से आने वाली हिमालय नदी है, यहाँ नेपाल के पास हिमालय है, और नीचे पठार है झारखंड का, तो पठारी से बहने वाली पठारी नदियाँ। तो कुछ देख लेते हैं, जैसे कि आप देखिए गंडक जो है पश्चिमी चंपारण से आ रहा है, उसके बाद बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है और महानंदा। ये कुछ प्रमुख जो है उत्तर बिहार की नदियां हैं जो कि उत्तर बिहार से हिमालय से बहते हुए गंगा में जाकर मिलती है। इसी तरह दक्षिण बिहार से आपका हो गया सोन नदी है, पुनपुन है, फल्गु है, ख्यूल है, अजय है, बागपत है। ये सब जो है दक्षिण बिहार की नदियां हैं जो पठार से आती हैं, कुछ जो है मध्य प्रदेश से आकर गंगा में मिलती है। आप कमेंट में लिखें जो गंडक है वो बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है। गंडक का उद्गम स्थल जो है नेपाल हिमालय है। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। तो हमारे ऑप्शन है बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, भोजपुर। कुशेश्वर पक्षी विहार जो है यह दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, दरभंगा में। डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है और यह भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। अब देखते हैं हम नागी नकटी अभ्यारण्य, यह जमुई में स्थित है
और हाल में ही यहाँ बिहार का पहला राज्य स्तरीय बर्ड्स फेस्टिवल मनाया गया है। यानी कि बिहार का पहला राज्य स्तरीय बर्ड्स फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जमुई में नागिनट्टी अभयारण्य में। और मुझे लगता है कि 67वीं में ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अभी जो है करंट में भी ये चल रहा है, तो ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 5वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं। तो हमारा जो सही जवाब है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसका शिलान्यास हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1976 में आया था, 1976 में, और इससे जो है रोहतास और कैमूर का लगभग 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट परियोजना है ये। आज के लिए हमारा इतना ही है।